गोलीय सतह के द्वारा अपवर्तन। गोलीय सतह के द्वारा जब तक हम लोग अपवर्तन नहीं पढ़ेंगे तब तक लेंस में थोड़ा फील नहीं आएगा। हो सकता है फॉर्मूले से क्वेश्चंस तुम्हारे सारे बन जाए, लेकिन डेरिवेशन अगर हम लोग सीख लेंगे तो थोड़ा डीपली नॉलेज हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं गोलीय सतह के द्वारा अपवर्तन। अब जब बात गोलीय की आ गई तो गोलीय में दो चीज़ें हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण भी पढ़े हैं। एक होता है उत्तल सतह, क्या होती है? उत्तल सतह। और एक होती है अवतल सतह। अवतल सतह। जब बात उत्तल सतह की हो तो उत्तल को हिंदी में बोलते हैं उभरा और अवतल को बोलते हैं धसा। क्या बोलते हैं? धसा। तो उभरे की बात आए तो क्या इस पृष्ठ में ये जो चीज बनाई है इसमें दोनों पार्ट हैं, एक तरफ धसा हुआ भाग भी, एक तरफ उभरा। अगर बात करें इस सतह की तो बोल देंगे ये कौन सी सतह है? उत्तल सतह है। उत्तल सतह। और बात करें अगर इस सतह की तो ये है अवतल सतह। क्या है? अवतल सतह। यानी जब दर्पण हम लोग पढ़ रहे थे तो जिस सतह से प्रकाश टकरा रहा था वही सतह के नाम से उस दर्पण को हम लोग जान रहे थे। यानी उत्तल से टकरा रहा था प्रकाश तो बोल रहे थे उत्तल दर्पण, और अगर अवतल सतह से टकरा रहा था प्रकाश तो अवतल दर्पण। तभी अवतल दर्पण में धसे हुए भाग की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा था और उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है ना? तो उत्तल सतह की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोगों को एक एक सतह से जानना है। तो अगर इस प्रकार कोई सतह है, इस प्रकार कोई सतह बनी हुई है, ये कोई सतह है, मान लो इधर पूरा माध्यम है, दूसरा इधर पूरी ईयर है, तो ये जो सतह है ये क्या है? उभरी हुई सतह है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं उत्तल सतह। क्या बोल देते हैं? उत्तल सतह। दोनों सतहों से हम लोगों को अपवर्तन पढ़ना है तो पहले हम लोग उत्तल सतह से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में अवतल से पढ़ लेंगे। तो उत्तल वाला देखो क्या होता है। ये सतह कौन सी सतह है? हमारी उत्तल सतह है। समतल सतह से हम लोगों ने पढ़ लिया है। समतल सतह की सारी चीज़ों को हम लोगों को आना चाहिए। इसके प्रीवियस लेक्चर्स को सारा आप लोग कंप्लीट करके यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो सतह है वो क्या है? उत्तल सतह है। उत्तल सतह से अपवर्तन हम लोग अब सीखेंगे। तो गोलीय में किससे सीख रहे हैं? उत्तल सतह से। किससे? उत्तल सतह के द्वारा अपवर्तन। ठीक है। अगर बीच में ये मुख्य अक्ष बना लें, क्या बना लें? मुख्य अक्ष, तो इस सतह का कुछ ना कुछ हमारा वक्रता केंद्र होगा। मान लो यहाँ पे C वक्रता केंद्र है, ये केंद्र क्या है? P मान लो, ध्रुव को हम लोग P से लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ कहीं पे मान लो कोई वस्तु क्या है? O रखी है। O से बहुत सारी दिशाओं में अनंत प्रकाश की किरणें निकलती हैं। किसी भी वस्तु से चारों दिशाओं में अनंत प्रकाश की किरणें निकलती हैं, लेकिन जो हम लोग आरेख बनाते हैं यानी जो चित्र बनाते हैं उसमें सिर्फ दो को ही मिला देंगे तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक मान लो यहाँ से सतह पे ऐसे डाल दिए, एक जस्ट सीधा सीधा भेजे दे रहे, एक किरण को सीधा सीधा भेजे दे रहे, सीधे सीधे गुजर रही है, मतलब ये वक्रता केंद्र से भी गुजरेगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ी, अपवर्तन करेंगे हम लोग स्नेल के नियम से ही करेंगे। अगर इस सतह पे अगर बिल्कुल छोटा सा पार्ट ले लें, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण बहुत मोटी नहीं रहेगी। ये जो चौक से बनी है ये बहुत मोटी है, इसको हम लोग बहुत पतला कर सकते हैं। तो जब बहुत पतली सतह, बहुत पतली किरण किसी सतह से गिरेगी तो मान लो किसी एक पॉइंट पे गिरेगी तो वो पॉइंट क्या करेगा? एक समतल सतह का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? समतल सतह का कार्य करेगा। तो उस सतह पे अगर हम लोग अविलंब डालना चाहें तो कैसे डालेंगे? अविलंब डालने हैं तो हम लोग यहां से करेंगे कि वक्रता केंद्र से मिला देंगे कोई बिंदु। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वो उस पर अविलंब होती है। क्या होती है? उस सतह पे अविलंबवत होती है। तो ये क्या है? एक अविलंब है। क्या है? अविलंब। इस बिंदु पे मान लो ये बिंदु कोई क्या है? ए बिंदु है। कोई बिंदु क्या है? ए बिंदु है। तो ए बिंदु पे क्या है? ये अविलंब है। क्या? जो ये हमने डॉट डॉट करके बनाया हुआ है। ठीक है, सही बात है। अब स्नेल का नियम क्या कहता है? इस प्रकाश की किरण को इस प्रकार ऐसे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये माध्यम N1 है और ये माध्यम N2 है और ये माध्यम सघन है
और ये माध्यम विरल है। क्या है? विरल है। तो याद करो, समतल सतह से जब हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ा था, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही थी, यहां प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, ऑब्जेक्ट इधर विरल में रखा है और प्रतिबिंब हमारा सघन में बनना है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब से दूर हटती थी कि पास आती थी? यानी आजाद थी और बंध रही है। जब बांधोगे किसी को तो पास आएगी, यानी अविलंब की ओर झुक जाती थी। तो प्रकाश की किरण इस प्रकार झुकेगी तो यहां कहीं से निकलेगी। डायग्राम में थोड़ा सा ये गोल बन गया, लेकिन ये सीधी ही रेखा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब में देखो दो प्रकाश की किरणें मिल गई, एक जस्ट सीधी इधर से जा रही थी, एक ए वाली प्रकाश की किरण मिली, तो यहाँ कहीं पे आई यानी इमेज बन जाएगी, यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। हमारा आरेख देख लो कैसा बन गया है। ऑब्जेक्ट से हमने दो प्रकाश की किरण निकाली, एक तो सीधे भेज दिए, एक सतह पे किसी एंगल पर डाल दिए, उससे अविलंब खींचे। अविलंब कैसे डिसाइड होगा? उस अविलंब को ऐसे मिला देना है कि जैसे वो गिर रहा हो किस पे, वक्रता केंद्र पे, तो वो अविलंब बन जाएगा। और अविलंब की ओर झुक गई, जाना इधर था लेकिन झुक गई अविलंब की ओर, तो यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे बन गई इमेज, यहाँ पे बन गई इमेज। कोई दिक्कत नहीं। हमें तो निकालना है फॉर्मूला, हमें तो करना है डेरिवेशन। इतना तो हम लोग जान गए कि उत्तल सतह से जो इमेज बनेगी वो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगी, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगी। इतना तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब क्या समझना है? उसका फॉर्मूला पूरा ड्राइव करना है। तो देख लेते हैं फॉर्मूला। एक बात हम लोगों ने समझी है, समझना, ये O है, ये P है, ये C है और ये I है। इसको हम लोगों ने माना है A। क्या माना है? A। अगर यहाँ पे एक जस्ट सीधे अविलंब डाल दें तो इसको मान लो n मान लो, क्या मान लो? n। इसको m मान लो, a की जगह m मान लो, m n थोड़ा सा फील आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है m और n एक अविलंब है जो कि p और n जस्ट पास पास में, इतने पास पास में है कि जब हम कहेंगे p की जगह कभी भी n लिखें, कभी भी n की जगह पे p लिखें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंगल्स डिसाइड कर लेते हैं। अविलंब और आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है इस सतह के लिए, तो इसके जस्ट बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल आई। अविलंब और अपवर्तित किरण के जस्ट बीच वाला कोण क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल आर। ठीक है, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, इसको मान लो गामा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अल्फा, बीटा और गामा, एंगल आई, एंगल आर, यहीं पे पूरा हम लोगों का खेल होगा, यहीं पे पूरा खेल होगा। देखते हैं, ठीक है। डायग्राम बन गया है, चलो ठीक है। इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि हम लोगों को जगह निकल के आ जाए। क्या आ जाए? जगह निकल के आ जाए। तो देखो बना लेते हैं। क्या क्या हुआ है? एक तो है उत्तल सतह जिसमें एक तरफ है माध्यम n1, एक तरफ है माध्यम n2। n1 से किरण n2 में जाएगी, मुख्य अक्ष बना लिए, जस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट O रखा है, यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र C है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जस्ट सीधे भेज दिए, एक किसी सतह पे प्रकाश की किरण को भेज दिए। प्रकाश की किरण से यहाँ पे जो अविलंब था, ये क्या था? एक अविलंब था। तो प्रकाश की किरण इस प्रकार झुक जाएगी, जाना इधर था लेकिन चली गई इधर। यहाँ पे प्रकाश की किरणें मिली तो यहाँ बन गया I। अविलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल, एंगल I होता है, एंगल R होता है, अल्फा, बीटा और गामा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जस्ट इस प्रकार अगर हम लोग लेंस, जो सतह है बहुत छोटी है, तो ये जो P है और ये क्या है? N है और ये क्या है? M है। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब स्नेल के नियम से हम लोग क्या करेंगे? साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता था? साइन I अपॉन साइन R बराबर होता था N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। साइन I अपॉन साइन R बराबर होता था N2 अपॉन N1। अब देखो, एंगल I और एंगल R बहुत छोटे हैं। क्या हैं? बहुत छोटे हैं। तो बहुत छोटों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी अनुपात में हम लोग एंगल के बराबर कर देते हैं। अगर साइन थीटा लिखा है तो थीटा के बराबर हो जाएगा। सूक्ष्म कोणों के लिए, कोण सूक्ष्म है
बड़े कोण नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आई की जगह पे, साइन आई की जगह पे लिखेंगे तो साइन आई बराबर हो जाएगा आई और साइन आर बराबर हो जाएगा आर। लिख लो आई अपॉन आर बराबर N2 अपॉन N1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आ जाएगा N1 आई बराबर N2 आर। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। इस बात को समझे, N1 आई इक्वल टू N2 आर हमारा आ गया एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन तो आगे आएगी, नियम के अकॉर्डिंग बस चलते रहते हैं, नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहते हैं। एक बात समझो, अगर कोई इस प्रकार ट्रायंगल बना है, इस प्रकार ट्रायंगल बना है और मान लो कि ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, यहाँ पे इसको मान लो ये है बीटा और ये है गामा, इधर कोई एंगल है मान लो आई है, मान लो आई है, ठीक है ना। अब समझना बात को, बीटा प्लस गामा बराबर आई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना, ये अगर टोटल देखें तो इसको अगर थीटा मान लोगे तो आई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अगर आई बराबर देखोगे तो 180 माइनस थीटा, आई बराबर 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आई की जगह पे 180 माइनस थीटा रखोगे, क्या रखोगे, यहाँ पे थीटा लिख दोगे तो बीटा प्लस गामा प्लस थीटा बराबर 180, और थीटा की जगह पे रखोगे, थीटा की जगह पे तुम क्या रखोगे, थीटा की जगह पे रखोगे बीटा प्लस गामा प्लस, अगर थीटा की जगह पे रख रहे हो तुम तो रखोगे 180 माइनस आई, क्या रखोगे 180 माइनस आई रखोगे बराबर 180। बात को समझना हमारी, अगर थीटा की जगह पे 180 माइनस आई रखोगे तो कोई दिक्कत, टोटल 180 है, उसमें से आई को घटा दोगे तो थीटा ही बचेगा। तो जब इधर जाएगा तो 180 से 180 कैंसिल, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये एक लॉजिकल बात है, ये एक लॉजिकल बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो देखो यहीं पे हम लोग यही काम करने वाले हैं, यहाँ पे यही काम करने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत हुई क्या, टोटल तो 180 है, उसमें से आई घटा दोगे तो थीटा ही बचेगा, 180 में से थीटा घटा दोगे तो आई ही बचेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना बीटा प्लस गामा बराबर आई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल CMI, CMI में, ट्रायंगल CMI में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, गामा माइनस बीटा बराबर आर कर सकते हैं, गामा माइनस बीटा बराबर आर, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर यहां पे गामा प्लस आर, गामा प्लस आर बराबर हम लोग बीटा करते तो बीटा माइनस गामा होगा, बीटा माइनस गामा बराबर आर होगा, बीटा माइनस गामा होगा, गामा माइनस बीटा नहीं होगा, क्या होगा, बीटा माइनस गामा बराबर आर हो जाएगा। CMI में बीटा माइनस गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बीटा माइनस गामा बराबर आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ट्रायंगल IMC में बीटा माइनस गामा बराबर हो गया आर। एंगल त्रिभुज IMC में बीटा माइनस गामा बराबर हो गया आर। कैसे हो गया, यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे की थी कि कोई ट्रायंगल है, कोई क्या है ट्रायंगल, अगर उसमें एक और दो एंगल दिए हैं और तीसरा इस प्रकार लिखा है, ये दिया है, तो इन दोनों का प्लस इसके बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये टोटल 180 माइनस वो है, ये जो एंगल दिया गया है, ठीक है ना। तो ये अगर इस टोटल को देखोगे तुम यहाँ पे, तो ये तो टोटल 180 माइनस बीटा होगा, 180 माइनस बीटा ये वाला एंगल होगा, और तीनों ट्रायंगल का एंगल योग कितना होता है, 180 होता है। तो उसी लॉजिक से हमारा बीटा माइनस गामा बराबर आर आ गया। तो ये
हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो त्रिभुज IMO में, त्रिभुज IMO में देखना, त्रिभुज IMO में क्या ऐसी कोई बात दिख रही है? दिख रही है, देखना। एक दिया गया है, नहीं IMO ना देखो, CMO देखो। क्या देखो? CMO। CMO को अगर थोड़ा सा यहां से उठा के इधर रखें तो देखना इसके दिव्य दर्शन देखना तुम लोग। ये कोई बिंदु है M, ये है हमारा O और ये है C। दिव्य दर्शन कुछ इस प्रकार देखना। ये वाला एंगल है बीटा, क्या है? बीटा। ये वाला एंगल है अल्फा और ये वाला जो एंगल है वो कितना है? I है। कितना है? I। तो क्या यहां पे अल्फा प्लस बीटा बराबर I नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यही बात तो हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज IMO में क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर I। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। ये होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां से हमें R और I के मान पता चल गए। अब एक छोटा सी बात लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 का मान, 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। 2 और 3 से R का मान R की जगह पे रखो, I का मान I की जगह पे रखो। रख लो। R का मान रखोगे R की जगह पे N1, I का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर N2 और R का मान है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये बात हमारी यहां तक पहुंच गई। मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट को खोलोगे, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर से एक मजाक होगा। वो मजाक ये होगा कि अगर एंगल छोटे हैं तो तुम टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हो। जब थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो तो थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हो। साइन अल्फा को अल्फा लिख सकते हो तो अल्फा को साइन अल्फा भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग इसके जस्ट स्टेप में यही खेलने वाले हैं कि यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा तीनों बहुत छोटे कोण हैं, तो उनकी जगह पे हम लोग अल्फा की जगह पे टेन अल्फा, बीटा की जगह पे टेन बीटा और गामा की जगह पे टेन बीटा करने वाले हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि हो जाएगा चीज, ठीक है। अब ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं, मजाक तो चलता ही रहता है, डेरिवेशन चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे मजाक होते रहेंगे, सहन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिख लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मानना है कि अल्फा, बीटा, गामा बहुत छोटे हैं या सूक्ष्म कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं, छोटे कोण हैं। तो अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा और गामा बराबर टेन गामा कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो कर लेते हैं। अब जब अल्फा की जगह पर टेन अल्फा करेंगे तो N1 टेन अल्फा प्लस N1 टेन बीटा बराबर N2 टेन बीटा माइनस N2 टेन गामा, टेन गामा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो गया। इसको नोट किए हो ना, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। बात को अब समझना, बात को यह समझना है कि टेन बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार होता है। लाल बटे का से टेन बराबर लंब बटे आधार होता है। तो देखना बीटा के लिए लंब क्या है? mn है, आधार क्या है? nc है। अल्फा के लिए mn है, लंब आधार क्या है? no है। और गामा के लिए mn है, लंब आधार क्या है? ni है।
लंब सेम है, आधार बदल रहे हैं, आधार बदल रहे हैं। लिख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा, इधर लिख ले, चलो यहीं पे सही है। टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एन ओ, एम एन अपॉन एन ओ, कोई दिक्कत, एम एन अपॉन एन ओ। और टेन बीटा बराबर एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन एन सी। और टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा, टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर एम एन अपॉन एन आई, एम एन अपॉन एन आई, कोई दिक्कत। और हमने कहा था कि एक मजाक और भी होना है, कभी भी एन की जगह पे पी लो, पी की जगह पे एन हो, किसी को कोई इतराज इस पे होना नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको रखते हैं हम लोग इस समीकरण में, टेन अल्फा की जगह पे टेन अल्फा का मान रखते हैं एन वन एम एन अपॉन एन ओ, बड़े संभाल के करना है कैलकुलेशन, कहीं भी कंफ्यूजन हो सकती है, प्लस एन वन टेन बीटा एम एन अपॉन एन सी बराबर एन टू टेन बीटा, एन टू टेन बीटा का मान क्या है, एम एन अपॉन एन सी माइनस एन टू, और क्या हो जाएगा, टेन गामा की जगह पे क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एन आई, एम एन अपॉन एन आई। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एम एन एम एन एम एन एम एन आपस में लड़के खत्म। एन वन अपॉन एन की जगह पे डायरेक्ट पी लिख देते हैं, ठीक है ना, एन बराबर पी लिखे दे रहे हैं, इसी में एक स्टेप थोड़ा सा कम तो हो, तो एन की जगह पे पी लिख दिए, तो पी ओ प्लस एन वन अपॉन एन सी की जगह पी सी बराबर एन टू अपॉन पी सी बराबर एन टू अपॉन पी आई, ठीक है ना, पी आई सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है, ये बराबर नहीं है, बराबर तो यहाँ है, ये क्या है, माइनस है। एक बात समझना, दूरियां अगर बात की जाए तो किसी भी सतह के लिए, हमने ऐसा बोला था, दर्पण में बोला था कि जिधर वस्तु है उधर की सारी दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव, और जिधर वस्तु नहीं है उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, हमने कहा था गलत भी हो सकता है, उसी को बताने के लिए बताए थे कि जिधर कलई है उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव, और जिधर कलई नहीं है उधर की सारी दूरियां नेगेटिव। यहाँ पे उस वाले लॉजिक को थोड़ा कलई वाला तो हट ही जाएगा, क्योंकि सतह है, तो जिधर वस्तु है, जिधर वास्तविक वस्तु है, इस वाले चीज को कोई अगर कोई दूसरा लेक्चर देख रहा हो कोई बुद्धिमान, तो अगर ये वस्तु वाला बात बोलेंगे तो वो गलत भी प्रूफ कर देगा। अगर काल्पनिक वस्तु होगी तब वो बात तो गलत प्रूफ कर देगा, और काल्पनिक बात के लिए हमें बात नहीं बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं वास्तविक वस्तु के लिए। अगर कहीं पे जिस तरफ वास्तविक वस्तु रखी है उधर की दूरियां क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, और जिधर वास्तविक वस्तु नहीं रखी उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव हो जाएंगी। तो बात समझना, इस लॉजिक से बोल रहे हैं कि जिधर वस्तु रखी है उधर से ही प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी। तो लोग बोलते हैं उस तरफ की सारी दूरियां जिधर प्रकाश की दिशा है पॉजिटिव होती हैं, और अगर हम लोग प्रकाश की दिशा के विपरीत चल रहे हैं तो दूरियां नेगेटिव होती हैं। ऐसा भी कहीं कहीं पे लिखा है, किताबों में लिखा है कि प्रकाश की दिशा में चल रहे हो, बहाव के साथ चल रहे हो तो सारी दूरियां प्लस में हो जाती हैं, और बहाव के विपरीत चल रहे हो तो ऋणात्मक। जैसे देखना, इधर वस्तु रखी है तो इधर से प्रकाश निकल रहा है, अगर इस दिशा में तुम जा रहे हो तो सारी दूरियां पॉजिटिव, अगर इस दिशा में जा रहे हो तो सारी दूरियां नेगेटिव। अब कहते हैं कि बीच में ही खड़े रहोगे, ध्रुव पे खड़े रहोगे, ध्रुव से इधर ही तो जाओगे और इधर ही नापोगे दूरियों को। बात उनकी सही है। इस लॉजिक को खत्म करके सीधा देख लो कि इधर वस्तु है तो इधर की सारी दूरियां नेगेटिव, इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो वस्तु इधर है तो ओपी क्या है, ओपी क्या है, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी होती क्या है, पहले तो ये समझो। ओपी क्या है, यू है। क्या है, यू ही तो है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यू होती है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तक बी होती है। अब बस चिन्ह देखना है, तो अगर ओपी को यहां पे तुम देखोगे तो ओपी बराबर, या पीओ, ओपी पीओ तो बात एक सेम ही है, तो ओपी बराबर क्या होगा, प्लस यू होगा कि माइनस यू होगा। ओपी वस्तु की तरफ की दूरी है तो ऋणात्मक आनी है, तो माइनस यू आना है, ठीक है ना। पीसी, पीसी वक्रता त्रिज्या है लेकिन पॉजिटिव आ रही है, क्यों, क्योंकि वस्तु इधर नहीं है, तो पीसी बराबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आर आ जाएगा। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। पी आई पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा सर जी क्योंकि इधर है जिधर वस्तु नहीं है, तो आ जाएगा प्लस बी। इन तीनों के मान समीकरण में सजा दो, समीकरण में सजा दो। अपना युद्ध समाप्त हो चुका है, जितना लड़ना था लड़ चुके हैं, युद्ध में हम लोग विजयी हो जाएंगे। तीनों मानों को समीकरण में इसमें सजा देना है, ये है पूरा मेन हथियार, ठीक है। और ये काम भी हम ही कर देते हैं क्योंकि इतना काम जब किए हैं तो इसमें इनका मान हम लोग रख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, रब कर दें, कर दे रहे। ध्यान रखना कहाँ पे से कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इसको भी अब रब कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता बची नहीं है। देख लो n1 अपॉन पीओ लिखा है, क्या लिखा है, पीओ। माइनस लिखना है तो इधर आ जाएगा माइनस यू। अब n1 अपॉन पीसी है, पीसी को प्लस आर बोलते हैं, तो प्लस n1 अपॉन आर। चलो ठीक है, बराबर कर दिए, बराबर किए तो n2 अपॉन पीसी, पीसी क्या है, आर है, तो n2 अपॉन आर। माइनस लगाए, पी आई को क्या बोल रहे हैं, प्लस बी बोल रहे हैं, तो n2 अपॉन वी, ठीक है। अब जो फॉर्मूला आता है सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है कि वी यू और एफ के टर्म में ले आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो वी यू एफ के टर्म में ले आएंगे। आर बराबर होता है 2f होता है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इसमें कुछ सेम दिख रहा है क्या, सेम दिख रहा है। n2 अपॉन आर यहां दिख रहा है, n1 अपॉन आर यहां दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आते हैं। माइनस n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन आर बराबर माइनस n2 अपॉन वी। क्या माइनस हटाएं, हटाओ, माइनस प्लस, तो ये वाला टर्म माइनस में आ जाएगा, ये वाला टर्म माइनस में आ जाएगा। देखना इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लें तो आर आएगा, आर तो सही है, n1 प्लस n2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। n1 अपॉन यू माइनस बराबर n2 अपॉन वी। इस टर्म को इधर भेजो, n1 प्लस n2 अपॉन आर बराबर 2f होता है, तो 2f बराबर n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। ये आ गया फॉर्मूला, क्या आ गया, n1 प्लस n2 अपॉन 2f बराबर n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। ए है हमारा रियल फॉर्मूला, निकल के आ गया। अभी ये लेंस सूत्र वगैरह में इसका यूज हो जाएगा, अभी जब डेरिवेशन करेंगे लेंस सूत्र का तो इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है। फॉर्मूला क्या है, n1 प्लस n2 अपॉन 2f की जगह पे r भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। इसी में दूरियों के चिन्ह को अलग करके हम लोग अवतल के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग फुल डेरिवेशन जैसे इसका किए हैं आरेख बना करके फुल डेरिवेशन करेंगे अवतल सतह के लिए। तो तब तक के लिए करिए सब्र, इसको लिखिए, छापो और याद करो, लर्न करो, पढ़ो लिखो समझो, जो करना है करो, ठीक है। हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।